9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल, 14 मई इंतखाबात के केस में सुप्रीम कोर्ट का गैर मामूली लचकदार रवैया, नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तिवा, 2 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले इलेक्टेबल्स और अरकान असेंबली, बुशरा बीबी पर करप्शन के मुकदमात और जमान पार्क में मुमकिना ऑपरेशन समेत बहुत से अवामिल तय करने जा रहे हैं कि इमरान खान अब कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान 12 मई तक बहुत से मफरूजात सामने रखकर अपनी सियासत कर रहे थे। अदालतों से मिलने वाले रिलीफ के साथ साथ इमरान खान के हामी सहाफती हल्के दिन रात ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि फौज के अंदर अब भी इमरान खान के लिए हिमायत मौजूद है, मगर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया से वाज़ेह हो गया कि बहैसियत इदारा फौज 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जिम्मेदारों को किसी भी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है और आला अदालतों में बैठे जज साहिबान भी इस हकीकत से बेखबर नहीं। इन हालात में इमरान खान के सामने 3 बड़े ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यही है कि वो मारूजी हालात की परवाह न करते हुए मौजूदा जारहाना रवैया बरकरार रखें। दूसरा ऑप्शन ये कि वो नवाज शरीफ और बेनजीर की मिसालों को सामने रखते हुए वक्ती तौर पर जारहाना रवैया छोड़कर मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें। और तीसरे ऑप्शन में भी इमरान खान के सामने नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ समेत बहुत से रहनुमाओं की मिसालें मौजूद हैं और ये ऑप्शन है पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाना। इमरान खान की अब तक की सियासत जैसी भी रही हो, मगर ये बात तय है कि इमरान खान अपने सियासी करियर में कभी इतने मुश्किल दौर से नहीं गुजरे हैं। इसलिए अभी हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान इनमें से कौन सा ऑप्शन इख्तियार करेंगे। इसी मामले पर डिस्कशन करेंगे कि हमारे साथ मौजूद पैनल इस सूरत हाल को कैसा देखता है। पीटीआई जहां खड़ी है वहां चेयरमैन पीटीआई किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अब्सार आलम, जैगम खान और ईसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत आज भी जारहाना, पीटीआई की सियासत मुश्किल में, इमरान खान की सियासी बका किस ऑप्शन में है? शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में किस तरफ जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को सियासी रिलीफ दे सकता है, या इमरान खान की पर्सनालिटी को देखते हुए वो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? अच्छा, पहले तो शॉर्ट टर्म में यह है कि जो 9 मई को हुआ उससे अपने आप को उनको डिस्टेंस करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, उससे लातल्लकी का इजहार करें और इस तरीके से करें कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको अगर हुकूमत आइडेंटिफाई करती है, इदारे आइडेंटिफाई करते हैं या ये खुद उनकी मदद करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कानून के हवाले किया जाए और अपने आप को उससे दूर करें। माजत भी करना पड़ती है तो कौम से माजत करें कि उनकी तरफ से उनके नाम पे इस किस्म का जो तशद्दुद किया गया और जिस तरह से जो शरपसंदी हुई उससे ये दूरी इख्तियार करते हैं और अपनी पार्टी को सियासी पार्टी के तौर पे चलाएंगे आइंदा से। नंबर 1। नंबर 2, आइन और कानून की पासदारी करें और पासदारी का मतलब होता है कि आप आइन और कानून के तमाम जो उसके जो सेक्शन हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको फॉलो करें, जिसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आपने किसी भी अदारे के किसी भी शख्स को इस तरीके से निशाना नहीं बनाना कि खास तौर पर लगे कि जैसे कि आप उस अदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरी बात, सियासी पार्टी बने, आप एक इनकलाबी पार्टी बने। पाकिस्तान में सियासी पार्टी बनना भी बहुत बड़ी बात, और मैं उससे बयान करता हूं आपको। उससे पहले यहाँ की जो सियासी पार्टियां, जिनको हम सियासी पार्टियां PMLN, PPP कह रहे हैं, ये सब की सब इंतखाबी पार्टियां हैं, ये सियासी पार्टियां नहीं हैं। सियासी पार्टी वो होगी जो कि अपनी पॉलिसी लेके आएगी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी में भी फर्क होगा, बाकी पार्टीज के बनिस्बत उसकी पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, उसकी फॉरेन पॉलिसी होगी, हो सकता है उसकी डिफेंस पॉलिसी भी उसको जरूर तश्कील देनी चाहिए, उसको ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि अपने लोगों को कैसे ऊपर उठा के लेके आना, ये पॉलिसीज बनाएं, बजाय इसके एक मोटा मोटा तो लाल के साथ आगे पीछे सुनो के कहानियां बता के एक उसका बनाया मैनिफेस्टो और उसके बाद जाती तौर पर शख्सियत परस्ती के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन में चले गए। हमारी पार्टियां इस वक्त सिर्फ इंतखाबी पार्टियां हैं, इनमें किसी में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में फर्क नहीं है, फॉरेन पॉलिसी में फर्क नहीं है, कश्मीर का फर्क नहीं है, अफगानिस्तान का नहीं है, डिफेंस पॉलिसी का फर्क नहीं है। ये सब जब मांगने जाते हैं तो आर्मी चीफ को साथ लेके कशकोल फैला के मांगने जाते हैं। इसलिए ये कहना कि अच्छा फलाने की पॉलिसी फलाने से मेरा ख्याल है ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को सोचना पड़ेगा, और अगर अपनी सियासत को आगे लेके चलना है तो एक सियासी पार्टी बन के एक पॉलिटिकल थिंक के साथ, एक पॉलिटिकल सोच और विजन के साथ आगे जाना पड़ेगा, जो बदकिस्मती से अभी तक ये
पॉलिसी नहीं है कि मैंने शहजाद सिविल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, आपने माजरत और मजम्मत की बात की है। आज सदर मुमलिकत ने एक इंटरव्यू में कहा इमरान खान को 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए और मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे ये फरमाइएगा कि अब तक इमरान खान ने कोई मजम्मत माजरत जैसी तो कोई बात है ही नहीं। वो 9 मई की सुबह कह के गए कि अगर ये सब करोगे तो कौम फट जाएगी, छुपते फिरोगे, मैं तैयार हूं, पहले खुद तैयार हो जाओ वरना छुपोगे। बाहर निकल के उन्होंने कहा ये साजिश हुई है। आप जो कह रहे हैं, आपको लगता है इमरान खान वो रास्ता लेंगे? क्योंकि हम बका की बात कर रहे हैं। आयशा, साजिश भी साबित करनी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं कहने से कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपका जो साया था, जो आपकी छतरी, उसके नीचे से दो चरण सब उठ के जा रहे हैं, दूर दूर उड़ रहे हैं। कुछ तो रीड कीजिए इस सिचुएशन को, कुछ तो अंदाजा लगाइए कि आपके नीचे हो क्या रहा है। चंद 50, 60, 70 लोगों को पाक में होगा, लॉरी एलिट्स जिनको अफसार साहब कहते हैं, इर्द गिर्द आपके खड़े हों, वो आपकी पार्टी नहीं है। आपकी पार्टी ने इलेक्शन जीतने हैं, सियासी बुनियाद पे इलेक्शन जीतने हैं, मैनिफेस्टो पे इलेक्शन जीतने हैं, विजन और सोच के साथ इलेक्शन जीतने हैं, इलेक्शन जीतने हैं। उसके लिए आपको अपनी कुछ ना कुछ अपना पॉलिटिकल थॉट को लेके आगे चलना पड़ेगा। आपने कत्ल नहीं करना, खुदा न खास्ता गारत नहीं करना, आपने खून नहीं बहाना। तो जब तक आप खून के रास्ते से और इस तमाम तशद्दुद के रास्ते से हटके सियासी सोच के साथ नहीं आएंगे और को एग्जिस्ट करना सीखेंगे। सबसे बड़ी बात, इंतखाबी पार्टी सियासी निजाम क्या है आपका, ये जो पार्लियामेंट्री निजाम क्या है, इसमें को एग्जिस्टेंस का नाम है। आपको ओपोजिशन के साथ को एग्जिस्ट करना पड़ता है। आप ऑपोजिशन में हो तो हुकूमत के साथ को एग्जिस्ट करना पड़ता है। मेरा ख्याल है ये वो चीजें हैं जो कि अभी तक तो अनका थी, इनका नजर ही नहीं आई। ये आएंगी तो उसके बाद शायद कोई सियासी निजाम आगे चल पाएगा। किसी हद तक कहा जा सकता है कि आप ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें और को एग्जिस्ट करना सीखें, यानी कि मुफाहिमाना तरीका इख्तियार करें। मगर अगर जारहाना सियासत का रास्ता इख्तियार किया जाए, आज तक तो पाकिस्तान में कोई सियासतदान जारहाना तर्ज सियासत से उस तरह कामयाबी नहीं हासिल कर पाया। अबसार साहब, फिर जेल जाना पड़ सकता है, और अगर इमरान खान जेल में बैठ जाते हैं तो क्या जेल के इमरान खान ज्यादा खतरनाक होंगे उस इमरान खान से जो जमान पाक में बैठे हैं? अब हो सकता है ये ऐसा, आपकी बात ठीक होती है। अगर इमरान खान की उम्र 37 साल होती तो वो जेल में बैठ के भी खतरनाक हो सकते थे, लेकिन अब उम्र उनके साथ नहीं है, हालात उनके साथ नहीं है, निज़ाम उनके साथ नहीं है। और इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो सिर्फ माफ़ी से शायद उनकी तलाफ़ी ना हो सके। ये मेरा अपना ख्याल है। हालांकि मैं इस मामले में समझता हूँ कि अगर सब अपने अपनी जगहों पे माफ़ी मांग लें माजी के अपने किरदार पे और मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा मुआहिदा करें, मुआहिदा मीन चार्टर, मुआहिदा तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आईने पाकिस्तान तो है, लेकिन एक चार्टर आपस में साइन करें कि आइंदा वो ऐसी कोई गैर कानूनी, गैर आइनी, सिर्फ अपनी ताकत के असूल के लिए ऐसा अमल नहीं करेंगे तो शायद आगे चल पड़े। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि सफ़बंदी ऐसी हो चुकी है कि एक साइड को अब हारना पड़ेगा, शिकस्त होगी तो ही ये हम इस डेडलॉक में से निकल सकेंगे। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल मरहला आया हुआ है इस वक्त, और इस वक्त शायद इमरान खान साहब को कोई रिग्रेट है भी नहीं, जैसे कि आपने खुद ही कहा है, तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई किसी भी तरीके से अब ख़तरनाक हो सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अभी तक चीज़ों की समझ नहीं आ रही, यहाँ तो बहुत सारे लोगों को समझ आना शुरू हो गई। मैं आज भी कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था जो इमरान खान के बहुत डाई हार्ट सपोर्टर हैं, आम लोग, वही अर्बन मिडिल क्लास पाकिस्तान की जो है उन्हीं के नुमाइंदे, और वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुके हैं इस बुनियाद पे कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, उनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं, उनकी ज़राए आमदन मुतासर हो रही है, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात मुतासर हो रहे हैं इमरान खान के तर्ज सियासत की वजह से। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसका डायरेक्ट कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए वो अभी भी शायद किसी शहर में गिरफ्तार है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम जो चीज़ है ना, सीखना चाहिए हम सबको सबसे पहले मीडिया को सीखना चाहिए। मीडिया का काम हमें यह सिखाया गया था कि हुकूमत वक्त पर चेक होता है। हुकूमत वक्त जो आपसे छुपाना चाहती है, जो सच्चाई या जो फ्रॉड, प्रेस का काम है उसको सामने लाना। लेकिन बदकिस्मती से मीडिया ने ये फैसला किसी वक्त ज़हन में कर लिया कि हम हुकूमतें गिराएंगे, हम हुकूमतें बनाएंगे, हम हीरो बनाएंगे, हम ज़ीरो बनाएंगे। और उस खेल में मीडिया ने इस सोसाइटी को वर्टिकली, जैसे कुल्हाड़ा मारते हैं आप लकड़ी पर दो टोटे हो जाती है ना, वो ऐसे इस कौम को कर दिया। मीडिया को सबक सीखना चाहिए कि अपने आईनी किरदार में जाए। जजों को सबक सीखना चाहिए, जो आते तो सिफारिश से हैं, हर जज सिफारिश से आता है। आप किसी फौजी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो सिफारिश से आता है, वो आके बाद में उनका ज़हन बदल जाए अलग बात है। जज सारे सिफारिश से आते हैं, सारे जज अदलिया में भी नहीं कह सकते ना अबसार साहब ऐसा।
کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ سسٹم دیکھ لیں ججوں کو اپوائنٹ کرنے کا، جان پہچان ہے آپ کی، آپ کا نام چلا جائے گا، اس کے بعد آپ کا سب کو ریپریزنٹ کرتا ہے. قطع کلامی کی معذرت ابصار صاحب، پھر سسٹم سوسائٹی وہ ہم سب کو ریپریزنٹ کرتا ہے. جتنی کرپشن سوسائٹی میں ہوگی وہ تمام اداروں میں اور پورے سسٹم کے اندر موجود ہوگی. میں کرپشن کی بات کبھی آیا ہی نہیں، کرپشن کی تو میں نے ابھی بات ہی نہیں، کرپشن کی تو میں نے بات نہیں کی، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جج سارے برے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا. نہیں میں نظام کا، اس میں نظام کی فالٹ ہے کہ نظام ایسا ہے کہ جج کی جان پہچان ہوگی کسی وکیل کی تو وہ ججی کے اس سرکل میں آ جائے گا کہ جی آپ کو بھی جج لگا دیتے ہیں. تو وہ بھی جو سفارش سے آتے ہیں ان کو سپریم کورٹ میں پہنچ کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب جو ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے ہم وہ پوری کریں کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے. یہی بات فوج کو سیکھنی چاہیے، بہت ضروری ہے فوج کے لیے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے کہ ان کے بھی لوگ جب بڑے عہدوں پہ پہنچتے ہیں وہ یہ مت سوچیں کہ ہم سویلینز کو رگڑ دیں گے، ہم اپنی مرضی کا وزیر اعظم لائیں گے. ظہیر الاسلام نے تو جلسے میں کہا یہ بات کہ ہم نے سوچا کہ یہ تو دونوں کو آزما لیا ہم نے، اب ہم اس کو لے گئے. آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ عوام کی آپ اس طرح توہین مت کریں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سب کو اپنی اپنی عزت بحال کرنے کی اب کوشش کر لینی چاہیے. میرا سوال آپ کی رائے کے مطابق اس کا مطلب عمران خان مزاحمتی انداز اختیار کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ میں نہیں، مجھے نہیں ابھی اس کی، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا وہ جارحانہ انداز میں ہیں. دیکھیں آپ شاید میری بات نہ مانیں، مجھے کچھ انفارمیشن ہے جو عمران خان صاحب نے 2 دن گزارے ہیں تحویل میں. عمران صاحب آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے وقت میں، اس وقت وہ تھوڑے خوفزدہ ہیں. اور وہ خوفزدہ یہ نہیں کہ وہ بزدل، میں انہیں بزدل نہیں کہہ رہا، لیکن انہیں کچھ حقائق نظر آ رہے ہیں، اب گراؤنڈ ریالٹیز انہیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک ملاقات لاہور میں بھی 2 دن پہلے ہوئی ہے ایک بڑے بزنس مین سے عمران خان صاحب کی، آپ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں. جی تو نہیں میں اس مشن کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تو بہرحال ایک خوف طاری ہوا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا جو بشرا صاحبہ کا اس میں مالی معاملات پہ جو ان کا کردار ہے وہ بہت وہ ڈیفینسیبل نہیں ہے. عمران خان اس کا دفاع نہیں کر سکتے، اور عمران خان صاحب کو ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا کہ ان کے گھر کے اندر اتنی کرپشن کیسے ہو رہی تھی، اتنے سالوں سے ہو رہی تھی، اور پنجاب میں بھی ہو رہی تھی، مرکز میں بھی ہو رہی تھی، انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے زیغم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مزاحمت یا مفاہمت، آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کرپشن کیسز ہیں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بہادری سے، اگر ہے ان میں بہادری تو اس کا سامنا کریں اور ثابت کریں کہ ان پہ کرپشن کیسز غلط ہیں. یہ جو دوسرا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ جو کیسز ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن کرپشن کے کیسز پہ انہیں ضرور کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ غلط ہے یا صحیح ہے.